अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम अपने शो पर हमेशा आपको मुख्तलिफ सीईओ से मिलवाने के साथ साथ उनके बिजनेस के बारे में भी बहुत सारी बातें आपको इन्फॉर्म करने के साथ साथ आपको आइडियाज़ भी देते हैं कि आप भी उन बिजनेसेस में किस तरह से आ सकते हैं। बट टुडे एपिसोड इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट क्योंकि हम बात करेंगे इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से। और इवेंट मैनेजमेंट वैसे तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन पायनियर कौन रहे हैं पाकिस्तान में इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ के सीईओज कौन रहे हैं, और जो हमारे साथ मौजूद हैं ही हिमसेल्फ इज़ अ सीईओ ऑफ एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं और आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंटरनेशनली और नेशनली हम इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस को पाकिस्तान में और बाहर भी एक्सपैंड कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई गेस्ट टू यू ऑल। हमारे साथ मलिक बाबर सलीम मौजूद हैं, हु इज़ सीईओ ऑफ इन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विच इज़ ABC एंटरटेनमेंट, और उसके साथ ही साथ मुंतरिब ऑर्गेनिक्स के भी सीईओ हैं एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ बिजनेसेस आल्सो। उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक बाबर सलीम, आप हमारे शो पर आए हैं एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगी कि आप हमें अपनी कंपनी के बारे में बताएं। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया, लोग इवेंट मैनेजमेंट के बारे में सुनते तो बहुत ज़्यादा हैं बट बहुत कम पायनियर्स हैं एंड यू आर वन ऑफ देम। और आपकी जो कंपनी है ABC एंटरटेनमेंट, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सबसे पहले थैंक यू जी, आपने बुलाया यहाँ पे और मौका दिया कि हम बात कर सकें इस फील्ड को लेके, इस इंडस्ट्री को लेके। बेसिकली आफ्टर MBA IT जब मैंने किया 2005 में, तो मैंने 2007 में इस कंपनी को लॉन्च किया, मी एंड माई फ्रेंड। तो इस कॉल्ड ABC एंटरटेनमेंट्स। और उसके बाद 2007 में इतना ट्रेंड नहीं था इवेंट मैनेजमेंट को लेके। एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया, उस पर काम करना शुरू किया। शुरू में जाहिर बात है कोई बेसिक एजुकेशन नहीं थी। सबसे बड़ा इसमें फॉल ये चीज़ करती कि इवेंट को लेके प्रॉपर एजुकेशन या सर्टिफिकेशन नहीं थी। इज इट ओनली इन पाकिस्तान या पूरी दुनिया में? इन पाकिस्तान। ठीक है, नेबर्स में या इंटरनेशनल तो उसके ऊपर डिप्लोमा या एजुकेशन के अंदर इसका पार्ट दिया जाता है, बट यहाँ सच कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। इवन कुछ साल पहले से पाकिस्तान में शुरू हुआ है ट्रेंड इसका। कुछ इंस्टीट्यूट, होटल मैनेजमेंट एंड समथिंग, होटल मैनेजमेंट भी, इवेंट मैनेजमेंट में भी एक्सपो सेंटर लाहौर ने कुछ इसको कोर्सेज अनाउंस किए हैं जो करवा रहे हैं वो, और एक्सपो सेंटर। तो अब कुछ प्रॉपरली प्रोफेशनल लोग इसको पढ़ कर आ रहे हैं। हमने तो बस यही समझे जिस तरह पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि धक्के खा के सीखा, गलतियां करके सीखा। गलतियां करने के बाद पता चला कि इसको कैसे सही करना है। इन शॉर्ट शुरू के 2-3 साल तो ऐसे निकल गए इसको मैनेज करते हुए। तो फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक मैं कह सकते हैं कि पायनियर्स में से हैं हम लोग। 2007 में स्टार्ट किया इसको और आज तक माशाल्लाह से उसी तरह से लेके चल रहे हैं। और एक अच्छा नाम इसको बनाया, पाकिस्तान में बनाया, पाकिस्तान से बाहर बनाया, यूरोप में जाके काम किया, मिडल ईस्ट में किया और मुख्तलिफ कंपनीज के साथ किया और अभी तक कर रहे हैं। मतलब मैं यही कह सकता हूँ, अक्सर ये बात करता हूँ कि इवेंट मैनेजमेंट में किसी कंपनी की प्रोफाइल तभी पता चलती है जब उसकी आप लाइफ देखें। अब मेरे बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो लास्ट 14-15 ईयर से जिनका मैं काम कर रहा हूँ और यही मेरी सक्सेस है। ये आई थिंक आपका जो फॉल बैक क्लाइंट है, जो आपका बार बार एक क्लाइंट अगर आपसे काम करवाता है, दैट मींस यू आर रिलायबल। अच्छा मलिक बाबर, अगर हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की या फिर इवेंट मैनेजमेंट्स की ही, तो कोविड के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया क्योंकि हम नहीं इवेंट्स अरेंज करवा सकते थे या समहाउ ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे वो आए। अभी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आउटसोर्सिंग कर रहे हैं इन द इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, बट उनकी अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो मिसमैनेज्ड होते हैं। और अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ पॉपुलर सिंगर्स, जैसे दिलजीत दोसांझ के भी पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ की अपनी कंट्रीज़ जो हैं वो इवेंट को वहाँ पर मैनेज करवाती हैं। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान में भी प्रॉपर रिसोर्सिंग के साथ प्रॉपर मैनेजमेंट कंपनीज़ को सपोर्ट करें, तो क्या इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान में भी हो सकते हैं? देखिए जी, इस तरह के इवेंट ऑफ कोर्स हो सकते हैं। देखिए पाकिस्तान का कोई भी सिंगर है, आप देखें मल्टीनेशनल वो जाके मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों में काम कर रहे हैं डेफिनेटली। अब उसमें ज़्यादा ये होता है कि उनकी हायरिंग ज़्यादा बाहर से ही होती है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में एज सच इसको कोई इतना प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि देखें बेसिक जो आता है वो डॉक्यूमेंटेशन का इशू आता है कि आपने किस तरह लेकर चलना है, कैसे करना है। इन हाउ आप अगर हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान के बहुत से ऐसे रिनाउंड सिंगर भी रह चुके हैं जो ब्लैक लिस्ट भी हुए हैं। अच्छा। एम्बेसी ने उनके वीज़ा तक रोके गए हैं।
पर वो क्यों, लाइक इन शॉर्ट मुख्तलिफ रीजंस रही हैं उसकी। ठीक है, इज इट समथिंग रिगार्डिंग द इवेंट मैनेजमेंट? पर्सनल, अच्छा पर्सनल, आई थिंक इट्स देयर पर्सनल कंसर्न। कुछ चीज़ें थी जो मतलब इन शॉर्ट ऑब्जेक्शंस लगते रहे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी हमें फेस होती रही है। अभी भी मैक्सिमम ये होता है कि अगर किसी सिंगर ने बाहर परफॉर्म करा तो वो मिडल ईस्ट से कैरी होता है ज़्यादा। अच्छा, वो मेनली वहीं से दुबई या यूएई साइड से, वहीं से वो दुबई से ज़्यादा हैंडल होता है। अच्छा, जिस तरह से अब हमारे भी इतने सारे सिंगर्स हैं, आतिफ असलम हैं, राहत फ़तेह अली खान हैं, और भी बहुत से अब कह लें कि सिंगर्स हैं जो कि यूके में उनके कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, कनाडा में कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली नसीबो लाल का एक कॉन्सर्ट हुआ है जिस पर एक इंडियन जो सिंगर हैं जिसको पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं, वो नसीबो लाल को बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रही थी। तो दैट इज़ बिकॉज द इवेंट वाज मैनेज सो वेल। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से आई डोंट थिंक हम नसीबो लाल या किसी भी एक्टर को या सिंगर को उस तरह से मैनेज करते हैं कि बाहर से लोग आकर उनको भी अप्रिशिएट करें या बाहर के सिंगर्स भी यहाँ पर आए। सो व्हाट डू यू थिंक वी आर लैकिंग इन आवर कंट्री? एक्चुअली बेसिक मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाता हूँ, इस अराउंड 2008-9 मैं यहाँ पे जिक्र ये करना चाहूँगा कि मसरत मिसबा साहबा ने बहुत कोशिश की, वो लेकर भी आई। लास्ट मुझे जो याद है, उन्होंने जगजीत सिंह और उर्मिला माटोकर इन दो को लेकर आई थी जब स्माइल अगेन लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पे बात वही गेन आ गई कि एक तो कि कोऑर्डिनेशन किसके साथ करें। पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी कि अप डाउन चलता रहता है, उसकी वजह से आपको मेन डॉक्यूमेंटेशन का इशू आता है, प्लस कि कोऑर्डिनेशन किससे करें। और दूसरी बात स्पॉन्सर्स की, एक सिंगर को अगर हमने लेके आना बाहर से तो उसको कौन मैनेज करेगा। इन हिस्ट्री में जाऊँ अगेन तो शाहरुख की बड़ी कोशिश की गई कि उसे लाया जाए पाकिस्तान में। इन शॉर्ट उस वक्त भी कुछ ऐसे हालात चल रहे थे। फिर अब कुछ हमारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी सिंगर्स आए भी हैं पर्सनली। लाहौर में काफ़ी सिंगर्स आते हैं, चले जाते हैं, बट पब्लिकली नहीं होते। हाँ, एग्जैक्टली। और उसकी अभी भी लॉट ऑफ सिंगर्स हम आते रहते हैं, पर्सनली बेस पे आते हैं वो लोग, आते हैं और वो आगे चले जाते हैं। पब्लिकली हमें डॉक्यूमेंटेशन बड़ी करनी पड़ती है, उसकी परमिशंस, एनओसीज, तो वो इतनी एक लंबी एक्सरसाइज हो जाती है कि फिर हम कहते हैं इससे अच्छा ना ही करें। तो क्या हो सकता है कि हम अपनी यहाँ पर जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो एक्चुअली सर्टिफाइड हैं या कह लेंगे जिनकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए क्या लाहे अमल होना चाहिए कि उनके लिए ईजी हो जाए किसी भी आर्टिस्ट के लिए इवेंट को अरेंज करना? देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई जिस तरह इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इनकी आपस में कोई एसोसिएशन ऐसी बन जाए जहाँ पे बेसिक सपोर्ट मिले ने। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन जाए, एक ऐसा डिपार्टमेंट बन जाए कि जो एक गवर्नमेंट को जाके नॉकिंग कर सके कि हमें करना चाह रहे हो, हमें सपोर्ट चाहिए। देखिए, जो सिक्योरिटीज़ की बात आती है, उसको कैरी करने की बात आती है, तो क्रिकेट टीम भी आती हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट्स भी आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं, प्रेसिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज भी आते हैं। इशू ये कि मैनेज सब कुछ हो जाता है, लेकिन सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एग्जैक्टली। जब गवर्नमेंट के अपने ऊपर आती है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाती है। जब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तब गवर्नमेंट उसमें से आउट हो जाती है कि जी हम ये नहीं कर सकते। तो आई थिंक गवर्नमेंट अगर आपके साथ चलती है एंड यू हैव अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप लोग मिलकर कुछ इवेंट मैनेजर कंपनीज के जो सीईओज हैं वो कुछ प्रेजेंट करें तो दैट वुड बी बेटर, दैट वुड बेटर। और यहाँ पे मैं एक इशू या रेस करना चाहूँगा यहाँ पे। अब देखें, लाइक हम एग्जीबिशंस करते हैं और ज़्यादातर पाकिस्तान में आपको पता है चाइनीज़ ही आते हैं। इस वक्त हमें लाहौर में चाइनीज़ को कैरी करना मुश्किल हुआ है, हमें उनकी परमिशन नहीं मिल रही। अब एक सून एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन हमारी आ रही है जिसमें अराउंड मोर देन 100 चाइनीज़ ने आना और हम पिछले 10 दिन से लगे हैं कि उनकी परमिशन मिल जाए हमें। अब देखिए, आना तो एग्जीबिशन में है, बट आना किस लिए? बिजनेस के लिए। और बिजनेस सिर्फ हमने नहीं करना, वहाँ पे हज़ारों लोग आएंगे, उनसे डील बनेगी, यहाँ से लोग जाएंगे, वहाँ से वो लोग चीज़ें भेजेंगे, तो इसका बेनिफिट सबको है। बिल्कुल, अगर उन्हें अब समझ आएगी तो इस यहाँ पे भी अपनी इंडस्ट्रीज या आउटलेट्स खोलेंगे डेफिनेटली। देखिए, हमारा काम उनको लेकर आना, हम तो लेके आ गए हैं। बिल्कुल, हमने अपने इन्वेस्ट किया, अपना जो भी सिलसिला बनाया, उनको डील किया, उनको मनाया कि यहाँ पे आए। हमारा काम है लेके आना, बिल्कुल, और यहाँ पे लोगों से मिलवाना। अब लोग भी मिल लेते हैं, लेकिन आगे के जो सिलसिला किस तरह करेंगे? जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट तो कहती है आप लेके एयरपोर्ट से बाहर ना आए। अब वो यहाँ पहुँच जाते हैं और एयरपोर्ट से हम कैरी नहीं कर सकते। उसके लिए अलग डिपार्टमेंट दर डिपार्टमेंट आगे जाएँ जी।
आप एक आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, तो उनको कैरी करें। आई थिंक इट हैज़ टू बी एन ईजी वे टू कैरी आउट ऑल द थिंग्स, क्योंकि डेफिनेटली इससे भी बहुत सारी कंट्रीज़ का जो है बिजनेस टूरिज्म भी अफेक्ट होता है, बिकॉज बिजनेस टूरिज्म के लिए नॉर्मली लोगों को पहले आना होता है एंड दे हैव टू सी द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर, राइट। तो बिजनेस टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं, मतलब बहुत सारे आप एक्सपोज भी अरेंज करवाते होंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपोज में जाती हैं और देखती हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स, वो जो नेशनल ब्रांड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, उनकी बहुत ज़्यादा मार्केट होती है। लेकिन ऐसे कौन से इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं या कौन सी मार्केट है इंटरनेशनली जो कि पाकिस्तान में अगर अपनी एक्सपोज करेगी तो हमें भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत क्रिएट होंगी? देखें, एग्जीबिशंस के हवाले से भी बहुत बड़ा एक गैप है जो फिल नहीं हो पा रहा ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ पाकिस्तान की जो सिचुएशन अप डाउन इकोनॉमिकली ये जो चल रही है। अब आपने बात की कि लोकल ब्रांड जो प्रमोट होना शुरू, उसकी रीज़न ये बनी कि कोविड में जब इंपोर्ट बंद हुई, लोगों ने यहाँ से बिजनेस जनरेट करना शुरू किया, तो आपने देखा कोविड के बाद एकदम से ट्रेंड चेंज हुआ। yes, exactly. कि बहुत से लोकल बिजनेस और स्टार्टअप्स बीच में आए जिन्होंने काम शुरू किया और बड़े सक्सेसफुली जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक बेनिफिट मिला जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं और वही फिर एक्सपोर्ट के लिए भी जा रहे हैं। इस वक्त माशाल्लाह अक्सर लोगों को देखते हैं जो एक्सपोर्ट की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को फुलफिल करके आगे वो जा रहे हैं, अपना बिजनेस को आगे लेके चल रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक एग्जीबिशन का बेसिकली एक्सपोज का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि लोगों को अवेयर करना। तो अवेयरनेस के लिए भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हम कोशिश कर रहे हैं। लाइक अभी एक मेड इन पाकिस्तान हमने इसी पर्पस में हमने मेड इन पाकिस्तान के एग्जीबिशन कुछ अर्सा पहले किया और दोबारा से करने जा रहे हैं। तो उसके बाद हम बैंकिंग सेक्टर और कुछ ऐसे एग्जीबिशंस को फोकस कर रहे हैं जो कि एजुकेशनल बने। लोग आए, लोग आके उसे देखें। लाइक एक बैंकिंग से मैं एग्जांपल देता हूँ, आईटी का हम ऑलरेडी कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है कि लोग उसे प्रॉपर अवेयर नहीं है। लाइक जिस तरह गवर्नमेंट लोन निकालती है, अभी किसान कार्ड चला है, जो फैसिलिटीज है तो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा। उसमें जो मेन हमारा सेक्टर है वो है विलेज साइड्स, कि लोगों को नहीं पता कि लोनिंग कैसे हो रही है। वो लोग ढूंढते रहते हैं, गलत हाथों में चले जाते हैं, पैसे लुटा लेते हैं, बट इन द एंड वो लोनिंग तक नहीं पहुंच पाते, वो बेनिफिट नहीं ले पाते जो कि गवर्नमेंट उनको दे रही है। हाँ। तो कुछ हम ऐसी एग्जीबिशन ऐसे एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि जिसमें लोग आएँ और वो डायरेक्टली 1-to-1 उनसे बात करें। अच्छा, दैट विल बी एन अवेयरनेस प्रोग्राम। अच्छा, एक बाबर आपने बात की है मेड इन पाकिस्तान एक्सपो की, आप पहले भी अरेंज कर चुके हैं, आगे भी आपके बहुत सारे प्लान्स हैं। मेड इन पाकिस्तान से क्या मुराद है और वहाँ पर कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको देख के आप खुद भी यू फील मोटिवेटेड कि पाकिस्तानी ब्रांड्स को इसी तरह से एक्सपैंड होना चाहिए? एक्चुअली अगेन एक कॉन्सेप्ट आया कोविड के बाद, उसमें देखा कि बहुत से बिजनेस जनरेट हुए, तो वहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट आया मेड इन पाकिस्तान का, कि प्योरली पाकिस्तान प्रोडक्ट हो और उन्हीं को बेनिफिट मिले, लाइक पाकिस्तान में भी और जो बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको भी। ठीक है। उस बेस पे हमने एक एग्जीबिशन लॉन्च किया, हमें रिस्पांस मिला, लोग आए, उसमें आईटी से लेके हैंडमेड प्रोडक्ट के लोग शामिल थे। ठीक है। प्रोडक्ट्स थी उनकी, सब लोग आए उसमें। तो उसको देखते हुए फिर हमने दोबारा इसको रीलॉन्च किया। अब अगस्त, हम इंशाल्लाह दिसंबर में इसको दोबारा से कर रहे हैं और उसका मकसद है कि लोगों को मोटिवेट करना, लोग आएँ, अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करें। क्योंकि देखें जो स्टार्टअप्स हैं या जो नए लोग आ रहे हैं उनको अभी इन चीज़ों का नहीं इतना पता कि वो ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम उन्हें ऑनलाइन से निकाल के थोड़ा फिजिकली भी लाना चाह रहे हैं कि अब वो फिजिकली से मुराद ये है कि वो लोग शॉप पे आएंगे, डिस्प्ले बनाएंगे, तो उससे बिजनेस भी जनरेट होता है और आप एक्सट्रीम आगे निकलते हैं। एंड आई थिंक आपका अगर आउटलेट नहीं भी है और आप एक्सपोज में आते हो, दैट मींस आपकी फिजिकल प्रेजेंटेशन को लोग देख के ज़्यादा आपका जो है क्लाइंटेल बढ़ जाता है। इज इट सो? क्योंकि बहुत से अभी तो मार्केट इस तरह से बनती जा रही है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेसेस हैं जो फिजिकली प्रेजेंट भी हैं आउटलेट की सूरत में, उनकी भी मोस्टली जो सेल्स हैं वो ऑनलाइन होती जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि एक्सपोज जो हैं ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए क्या रोल प्ले करते हैं? देखिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए तो ऑनलाइन के बाद जब फिजिकल या आउटलेट टेम्परेरी आउटलेट समझें आप, एक्सपो को टेम्परेरी आउटलेट के लिए वो आते हैं, तो वहाँ पे जब इंटरेक्शन होता है फर्स्ट टाइम क्लाइंट के साथ, तो उनको पता चलता है अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी, और वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर हम फिजिकल आउटलेट पे भी जाते हैं तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम ये चाहते हैं कि आउटलेट पर अगर जाएंगी तो उससे आपका बिजनेस एक्सपेंड भी करता है और आपको थोड़ा सा हौसला मिलता है। आप
ऑनलाइन ऑर्डर दिए जा रहे हैं तो आप एक हद तक लिमिटेड रहते हैं, अपनी प्रोडक्शन पे आप फोकस करते हैं, ना कि आउटलेट पे फोकस करते हैं। बिल्कुल। हम वहाँ से निकाल के उन्हें ग्राउंड में लाना चाह रहे हैं ताकि वो बिजनेस एक्सपेंड करें अपना। एग्जैक्टली। क्योंकि जो भी है एक आउटलेट की अपनी वर्थ होती है, उसका एक ब्रांड बनता है। एंड देन यू कैन डेफिनेटली मेक एन आउटलेट आउटसाइड द कंट्री एज वेल। इंटरनेशनली अगर आपने लेके जाना है तो फिर उसका एक तरीका ये भी है कि आपका आउटलेट जो है वो जो है रजिस्टर्ड जरूर हो। अच्छा, अगर हम इवेंट्स की बात करते हैं तो हमने बहुत सारे इवेंट्स की तो बात की है, लेकिन आप आर्मी के लिए भी बहुत सारे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते रहे हैं और एज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनर आपकी बहुत सारी मेमोरीज भी होती हैं कुछ इवेंट्स के साथ। एनी इवेंट जो कि आपको अभी भी बहुत ज़्यादा लगता हो कि दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग इवेंट, या फिर आपकी लाइफ का कह लें टर्निंग पॉइंट हो दैट यू हैव डन इन योर लाइफ? देखिए, इन 2019 6 सितंबर वो एक ऐसा इवेंट था जिसमें मुझे फर्स्ट टाइम एक तो बड़ा क्लोजली आर्मी के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला, बिकॉज दे अराउंड 15 डेज़ मैं उनके साथ रहा। लाहौर फोर्टिस स्टेडियम में हुआ था वो, और उसमें तकरीबन 60,000 ऑडियंस थी जो लाइवली उसको इवेंट को देखती है। और वो एक इवेंट ऐसा था जिसमें मुझे पब्लिक और आर्मी के इंटरेक्शन का पता चला, लोगों की कि लोग किस तरीके से उसको एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। वहाँ पे जब पैराशूट होती, ग्लाइडिंग होती है, प्लेन्स आते हैं, फायर्स होते हैं, तो लोग उसको बड़ा इंटरटेन करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है वहाँ पे आना। और यू कैन बिलीव के अराउंड शायद 8:30 पे इवेंट स्टार्ट हुआ था और 7 o'clock तक तकरीबन फोर्टिस भर चुका हुआ था। मोर देन 50,000 लोग इनसाइड द स्टेडियम। ओह, दैट्स नाइस। तो वो एक ऐसा पैशन था कि मैं सरप्राइज हो गया था कि सुबह इतने लोग आएंगे कहाँ से। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग आएंगे, लेकिन इतनी जल्दी आएंगे ये आइडिया नहीं था। तो वो एक पैशन जो लोगों का देखा वो बड़ा सरप्राइजिंग था। एंड इट वाज राइट बिफोर द कोविड, राइट? और वो एक बड़ा इवेंट होगा आपके लिए। उसके बाद दोबारा कोविड के बाद ऐसा अनाउंस नहीं हो सका वो। फिर उसके बाद एक सीजन्स गेम्स होती हैं जो शूटिंग गेम्स होती हैं, जिसमें मोर देन 10 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ओह नाइस। और उसमें जो सबसे अच्छा एक पॉइंट था कि जब ब्रेक हुई थी तो तकरीबन 5 to 6 कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स थे उन सब ने पाकिस्तानी सॉन्ग्स के ऊपर काफ़ी भंगड़े शंगड़े डाले थे और दे रियली एंजॉयड। दैट्स क्यूट। और उसमें वो स्पेशली जो थे अफ्रीका के साइड के लोग और श्रीलंका और बांग्लादेशी, तो देर बैडली के उन्होंने तो कहते ना वो पंजाबी मत मचा दी थी वहाँ पे भंगड़े डाल के। तो अक्सर वो करते थे जब ब्रेक आती थी तो कोई ना कोई म्यूज़िक लगा लेते थे और वहाँ पे वो एंजॉय करते थे। तो अच्छा लगता है कि देखें पाकिस्तानी सॉन्ग के ऊपर या पाकिस्तानी म्यूज़िक के ऊपर कोई बाहर का लोग बंदे एंजॉय करें तो अच्छा लगता है। यू फील प्राउड डेफिनेटली। जैसे हमारे यहाँ के अगर कोई कोक स्टूडियो के गाने वायरल होते हैं या एनी अदर आर्टिस्ट, तो डेफिनेटली हम लोग को भी फील प्राउड ऑफ इट एंड डेफिनेटली दैट रियली क्रिएट्स सम रेवेन्यू एज वेल, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाती हैं। अब जिस तरह से हम देखते हैं कि हमसाया ममालिक में जिस तरह से अंबानी वेडिंग की बात करते हैं, बहुत वायरल रही है, और उसमें सिर्फ एक वेडिंग के इवेंट को, अपने बेटे की वेडिंग के इवेंट को उन्होंने इस तरह से चैनलाइज किया है कि उनको 25 अरब रुपए से ज़्यादा जो बिजनेस है वो एक्स्ट्रा जनरेट हुआ जस्ट विद इन द डेज ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन। तो किस तरह से अब यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो अपनी बहुत शादियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं। शादियाँ नहीं तो कोई और बहुत सारे इवेंट्स हैं जो बहुत बड़े करते हैं, लेकिन हम शायद उसको उस तरह से वायरल नहीं कर पाते हैं, या क्या लैकिंग्स हैं हमारे इवेंट मैनेजमेंट में? देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे कुछ शादियाँ, कुछ वेडिंग्स हुई हैं जो कि एक बड़ी हाई पीक पे हुई हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव थी, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं। सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद वो लोग दोबारा कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, जो एक्सपेंस लगा देते हैं। यू नो, एक बिल्कुल बहुत कड़वा सच है यहाँ पे। तो बेसिकली ना यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस ना करने की वजह यही कि जब कर लेते हैं तो बाद में फंस जाते हैं। अब वो जो लास्ट एक वेडिंग हुई थी वो भी पाकिस्तान में अरेंज हुई थी, यहाँ के लोगों ने किया और बड़ा अप्रिशिएट किया। इवन जब मैंने खुद भी पहली दफ़ा पिक्चर्स देखी थी उसकी, जब वायरल हुई थी, तो मुझे नहीं फील हुआ था कि पाकिस्तान का काम है। बट जब मैंने क्यूरी की, लोगों से पूछा, तो यहीं के कुछ लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से कुछ लोग आए थे जिन्होंने उसको अरेंज किया था। अच्छा, तो काम देखे हो सकता है, लेकिन बात वही है कि यहाँ पे मार्जिन तो मिले। अब आप अंबानी की शादी की बात करते हैं तो देखिए उसे पूरा सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने। हाँ, गवर्नमेंट ने भी, उसकी प्राइम मिनिस्टर भी एयरपोर्ट से लेके वापस जाने तक उन्होंने उसको फुल हैंड दिया कि आप करें, कि इंटरनेशनल गेस्ट हैं, सबको हैंडल करें आप। तो जब तक सपोर्ट नहीं होगी तब तक आप
खुल के कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है, वरना यहाँ पे भी अंबानी से बड़ी वेडिंग हो सकती है, उससे अच्छा काम हो सकता है। एग्जैक्टली। अब मैं आपको बिल्कुल एक श्योर शॉट बात करूंगा कि व्हेन आई वाज इन दुबई, तो मैं फर्स्ट टाइम जब गया 2015 में जब स्टार्टअप किया मैंने, तो मैं थोड़ा सा इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि शायद इंडियंस सुनते रहते हैं हमेशा, इंडियंस बहुत अच्छा काम करते हैं, इंडियंस बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है करके देखते हैं। मैंने जो अपना पहला इवेंट था वो भी एक इंडियन से करवाया था पहले, मैं कहा देखूँ तो सही के करते क्या आएंगे। बट यू नो कि उसी इवेंट पे जब उनके साथ बातचीत शुरू हुई, टेक्निकली जब बैठे, तो मैं अपने बजट को मोर देन 50% रिड्यूस कर दिया था उनके साथ ही बैठ के। मैं कहा कैसे आप कर लेंगे ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर जब टेक्निकली इन ग्राउंड गए तो काफ़ी बजट का रिड्यूस किया था। उसके बाद हमने अपने इवेंट वहाँ खुद किए। देखिए एक चीज़ की हाइप क्रिएट कर दी जाती है। माशाल्लाह पाकिस्तानी अच्छे हैं, इंटेलिजेंट, बहुत से ऐसे नाम है पाकिस्तान में, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इवेंट मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट्स को लेके, उसके एग्जीक्यूशन को लेके बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ मार्जिन मिलने की बात है। देखिए हमें अच्छा क्लाइंट मिलेगा, अच्छा मार्जिन मिलेगा, तो हम उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे मार्जिन मिले तो सीना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यानी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि मार्केट ट्रेंड्स भी अगर चेंज होते हैं तो उसके साथ हमें अपने आप को अवेयर भी रखना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज़ हैं उनको एक साथ मिलकर काम करना भी ज़रूरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना आपके मुख्तलिफ वेंचर्स की, तो एक आपका कॉस्मेटिक ब्रांड भी है और उसका नाम मुंतरिब है, मुंतरिब ऑर्गेनिक्स। लेकिन नाम इतना यूनिक है, इज देयर एनीथिंग स्पेशल अबाउट दिस ब्रांड या इसकी कोई स्टोरी है? नहीं, स्टोरी तो एक लफ्ज़ बोला जाता है किसी भी मेल से कि आप मैरिड हैं या खुश हैं। तो ये भी नाम जो है ना, ये बेसिकली मेरी मिसेस ने रखा था, और बस उन्होंने, मैंने भी कुछ पूछा था शुरू में, मैं कहती नहीं मुझे समझ आता है मेरी फैमिली नेम है, अच्छा। मेरी सिस्टर का कॉम्बिनेशन ऑफ नेम है, तो यही चलेगा। अच्छा, कॉम्बिनेशन नेम ऑफ सिस्टर्स। अच्छा, मतलब आपकी जो बेगम की बहनें हैं उनके नाम से, उनके नाम से। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अ साइन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। मलिक बाबर, आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन रही है, एंड आई होप हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जाना होगा, सीखा होगा। बट आई वुड रियली वांट यू टू स्पेल समथिंग कि आप क्या कहना चाहेंगे अबाउट पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप, इस शो के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जी, जो फिफ्थ पिलर है एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और यूनिक इस सेंस में कि एक कुछ लोगों ने मिलकर इसका जो शुरू किया वो टोटली इस फील्ड, नॉर्मली चैम्बर्स होते हैं या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो उससे लेकर डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे उन्होंने काम शुरू किया। और ये अगेन जो मैंने शुरू में बात की थी कि बेनिफिट्स लाइक इवेंट मैनेजमेंट की बात की, जो भी की, जब ये फिफ्थ पिलर बनेगा तो जाहिर बात है चाहे इसमें कोई इवेंट मैनेजमेंट से, कोई कॉस्मेटिक से, कोई किसी भी इंडस्ट्री से है, तो जब वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक बुके बनेगा इसका, तो वो किसी भी जगह पे जाएगा तो अपनी वर्थ क्रिएट कर सकता है। That's so beautifully described. True. तो बेसिकली इस वजह से आई एम इंटरेस्टिंग टू ज्वाइन दिस फिफ्थ पिलर, और इसके कॉन्सेप्ट को लेके मुझे अच्छा लगा कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी को भी सपोर्ट करेगा, किसी भी एक ऐसा पोर्शन जो कि कमज़ोर है, जो कि नहीं सपोर्ट कर पा रहा, किसी अपनी वर्थ शो नहीं कर पा रहा, तो उसे वर्थ करने का मौका मिलेगा इस फिफ्थ पिलर के साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका कोई आखिरी मैसेज होगा उन तमाम लोगों के लिए जो इवेंट बिजनेसेस में आना चाहते हो या फिर सीईओ बनना चाहते हो, तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है। बहुत से बच्चे नज़र आते हैं, लड़के लड़कियां नज़र आते हैं जो कि काम स्टार्ट कर रहे हैं। उनको सिर्फ एक बात ही मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए हमने जो काम करना है उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंट रहना ही सबसे बड़ी सक्सेस ऑफ की। नॉर्मली ये होता है कि 2 साल काम किया, 6 महीने काम किया, यार इसमें कुछ मिल नहीं रहा, आगे कुछ और चेंज कर दें। तो मैं अक्सर कहता हूँ कंसिस्टेंट रहें। देखिए आई एम लकी कि मैंने आफ्टर एजुकेशन इवेंट मैनेजमेंट का सोचा, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कुछ बेसिक एजुकेशन नहीं थी, करने से काम पता चला, गलतियाँ करने से पता चला, बट कंसिस्टेंट रहा। आज 17 ईयर्स हो गए हैं, जो अर्न किया, जो इज़्ज़त कमाई, जो कुछ किया, इसी में से कमाया। डे फर्स्ट मैं नहीं कमा पाया था, मतलब दैट मिस्टेक करते थे लोग, पैसे नहीं देते थे हमें कि जी आपने ये कर दिया, बट छोड़ा नहीं इसके ऊपर फोकस्ड रहे। आप व्हाटएवर दुनिया का जो भी काम करें उस पर फोकस रहें बस। इट इज इम्पोर्टेंट। और शॉर्टकट कुछ नहीं होता, ये समझना बहुत जरूरी है। टेम्परेरी होता है, वो तो लक होती है कि आपको कोई लॉटरी निकला है, व्हाटएवर एक और चीज़ है, बट
ऐसे बहुत कंसिस्टेंट रहना ही इज अ सक्सेस ऑफ सीईओस। बिल्कुल ऐसे ही है, और जितने भी सीईओ से हम मिलते हैं, आई पर्सनली फेल दैट देयर इज नथिंग लाइक लॉटरी इन योर लाइफ। शायद किसी एक आध की ज़िंदगी में ऐसा होता होगा ना, अदरवाइज हर सीईओ के पीछे एक प्रॉपर जर्नी होती है, स्टोरी होती है, स्ट्रगल्स होती हैं, और उसके बगैर कोई भी उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। थैंक यू सो मच बाबर सलीम, आप हमारे साथ थे और बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है। वी रियली लाइक टू हैव यू ऑन सम अदर टाइम ऑल्सो। थैंक यू सो मच। और आज के शो में आपने देखा, आपने जाना कि किस तरह से इवेंट मैनेजमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अभी भी पाकिस्तान में प्रिवेल करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन वो आउटसोर्सिंग पे ज़्यादा फोकस रखती हैं बजाय कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करें।